ये जो कई लोग कहते हैं ना कि राहुल गांधी जी देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, अरे खतरा आप लोगों ने पैदा कर रखा है, वो तो इस खतरे से लोगों को आगाह करना चाह रहे हैं। रोजगार प्रदान करने का बीजेपी का फॉर्मूला इतना फर्स्ट क्लास है लोगों को बेवकूफ बनाने का कि मुझे भी उनको दाद देनी पड़ेगी। सीईटी सिर्फ लाखों युवाओं को एक संदेश देने के लिए है कि तुम्हारा एक बार टेस्ट ले लिया, तुम सरकारी नौकरी के लायक नहीं हो, दफा हो जाओ। वो कार्यकर्ताओं के लिए शब्द बड़े अच्छे अच्छे इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी वाले बड़े अच्छी हिंदी बोलते हैं कि हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता। वो बेचारा देवतुल्य कार्यकर्ता तो किसी दफ्तर में घुसने लायक भी नहीं है। तो आपकी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बीजेपी तो राज ही अफसरों से करती है। पिछले दिनों मनीषा हत्याकांड हुआ सर भिवानी के अंदर, तो लोगों के मन में एक बात चल रही थी कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहीं ना कहीं गायब दिख रहा है। हरियाणा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कभी नहीं था, क्राइम था, ऑर्गेनाइज्ड कभी नहीं हो पाया था। लेकिन अब जिस प्रकार से परिस्थितियां बन गई हैं और जिस प्रकार से ये लगता है कि पुलिस प्रशासन की शायद दिलचस्पी नहीं है, कई लोग ऐसे हैं उनको पार्टियां सिर्फ इसीलिए झेलती हैं या पालती हैं क्योंकि वो चीज़ कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं जो शायद कोई सम्मानित नेता ना कर पाए। देश में भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है सर, राहुल गांधी जी लगातार यात्रा भी निकाल रहे हैं SIR को लेकर। क्या लगता है सच में ही गड़बड़ी है इन चीजों? इलेक्शन कमीशन अपने काम को ऐसे छुपा रहा है जैसे वो कोई सीक्रेट एजेंसी हो सरकार की। सीसीटीवी क्या हम दे देंगे तो हमारी माताओं की, हमारी बहनों की, हमारी बहुओं की? आप क्या बात कर रहे हो यार? वो जो शोले में धर्मेंद्र का डायलॉग था ना, इसमें इमोशनल है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। कांग्रेस की अगर बात करें तो गुटबाजी की बातें आती है तो साहब, कोई अब जैसे संगठन बनेगा तो लगता है जैसे कि इन पे विराम लगेगा, कोई ऐसा नेता आएगा जो सभी को साथ लेकर चलेगा। पिछले कुछ समय से एक व्यक्ति को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। आजकल चाणक्य फेल हो रहा है। 32 वोट, एक हार और पूरे देश में एक सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई में वोट चोरी हो रही है? IAS की कुर्सी छोड़कर संसद की कुर्सी तक हिसार में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले और अब कांग्रेस केंद्रीय कमेटी में एक अच्छे पद पर है। मेरे साथ ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं और लगातार आज ईमानदारी से और बेबाक तरीके से बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। क्या नई ताजी है सर? बस नई ताज़ी तो यही है कि कल शाम को कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसमें वाइस चेयरपर्सन की मेरी नियुक्ति हुई है। तो नया तो फिलहाल यही है। बाकी हमने कल से एक अपना कार्यक्रम भी शुरू कर दिया जी। अपने साथियों से अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों की मीटिंग करने का, और उसको आगे फिर एक बड़ा रूप देंगे, ऐसी हमने एक योजना बना रखी है। पदयात्रा की भी बातें आ रही हैं सर? हाँ, वही है, उसमें नेक्स्ट स्टेज वही है। तो एकदम से अगर बात करें तो आपने बिल्कुल ही सिक्सर मारा है कांग्रेस में इस टाइम। नहीं, सिक्सर वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, जब आदमी को पार्टी का नेतृत्व जब आपको पहचान ले और पहचान दे दे तो खुशी तो होती है। और ख़ास तौर पे सारे साथी जो हैं वो, क्योंकि असेंबली चुनाव में जो नतीजा आया उसके बाद एक मायूसी का जो एक आलम था जी, तो ज़रूर उसके अंदर एक थोड़ा खुशी का और उम्मीद का संचार होता है। एक जान भरी है सर। जान भरी है, बिल्कुल। तो इसमें जो यात्रा होगी इसके बारे में थोड़ा अभी डिस्कस करें या थोड़ा अभी टाइम है? अभी असल में सिर्फ सोचा है, उसका कार्यक्रम उस तरह से पुख्ता तौर पे नहीं बनाया है। तो मेरे ख्याल से उस पर बातचीत करने का समय हम कह सकते हैं आज से 15 दिन बाद ज़्यादा उचित होगा, जब हमारी पूरी रूपरेखा बन जाएगी, उसका सारा प्लान बन जाएगा, सारे रूट्स तैयार हो जाएंगे। लेकिन शुरुआती तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शुरुआती तौर पे 15 हलके हैं जिनमें जो फर्स्ट फेज़ है यात्रा का, जो करीब करीब 1.5 महीना शायद चलेगा, उसमें 15 हलके हैं। हिसार, जींद, भिवानी, फतेहाबाद और कैथल ज़िले के। तो पहला राउंड जो है वो है, और उम्मीद ये है कि हम इसको अक्टूबर के महीने में शुरू कर लेंगे। अभी तक जो तारीख सोची है वो 2 अक्टूबर है, लेकिन फाइनलाइज नहीं हुआ अभी।
तो ये पदयात्रा होगी सर? पूरी तरह से पदयात्रा होगी। तो गाँव में जाएगी या सर कैसे? नहीं, वो तो देखिए जो रूट है, रूट पे गांव भी आएंगे, शहर भी आएंगे। तो आप उसको उस तरह से तो नहीं कर सकते कि जिगजैग करके आप ये सोचें कि सारे कवर हो जाएं, क्योंकि पूरा प्रदेश करना है। तो हालांकि हमारा प्रदेश साइज में छोटा है, लेकिन पूरा प्रदेश के 90 हल्के करने के लिए भी आप ये मान के चलिए करीब 2600-2800 किलोमीटर हो जाएगा, और उसमें 6 महीने लगेंगे। तो हाँ, जितना भी गांव टच हो सके रूट पे, वो प्रयास तो उसी तरह से रहेगा। रूट उसी अनुसार बनाने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव, कस्बे, शहर उस रूट पे आ सकें। अक्सर यात्रा की अगर बात करें तो चुनाव के समय की जाती है, लेकिन अभी तो चुनाव को भी 4 साल के आसपास पड़े हैं सर। कुछ बड़ी योजना है क्या? नहीं, अब ये तो आप पत्रकार हैं, खुद समझदार हैं। मेरे से सवाल ही ये पूछा जाता है कि जी अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, अभी तो कुछ आगे है ही नहीं। जी। मतलब है नहीं से मतलब कि चुनाव नहीं है, कोई और इस प्रकार की कोई बड़ी राजनीतिक गतिविधि या हलचल भी नजर नहीं आ रही। और मैं भी उस बात से सहमत हूँ जी। कि आज के दिन क्यों। लेकिन हमारा जब हमने इसके बारे में सोचा और मंथन किया, तो ये चीज़ खासतौर पर जब हमारे साथियों के साथ जब बातचीत करी, तो ये बात उभर के आई कि चाहे हरियाणा का आम जनसाधारण हो या कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता हों, उनमें अक्टूबर की हार के बाद एक बहुत बड़ी उदासीनता घुस चुकी। बिल्कुल। उसने एक पकड़ के जकड़ सी एक बना रखी है, और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि कांग्रेस क्या करेगी, कुछ करेगी भी या नहीं करेगी। जी। तो हमने उस जन भावना को भांपते हुए ये योजना बनाई थी, और मुझे खुशी इस बात की भी है, इसके साथ साथ कांग्रेस का जो संगठन है जी। उसने भी शक्ल लेना शुरू कर दिया है। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही जो कार्यकारिणी बननी है जिलों में, वो भी शायद बनकर तैयार हो जाएंगी। तो उस नाते वो दोनों चीज़ें भी आपस में आ रही हैं। तो हमारा मुख्य मकसद तो यही था कि एक तो जो हमारे समाज के अंदर जो एक बिखराव पैदा करने का प्रयास है, या जो एक खटास पैदा की गई है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से, अपने वोट का उल्लू साधने के लिए, उसको वो जो खाई जो पैदा की गई है या करने का प्रयास है, उसको रोका जा सके या उस खाई को पाटा जा सके, मुख्य उद्देश्य वो है। और उसके साथ ज़रूर, और वो जो मैं उदासीनता का एक जो जिक्र कर रहा था, तो लोगों के अंदर, पार्टी के अंदर एक नए जोश का संचार हो सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। पिछले दिनों मनीषा हत्याकांड हुआ सर भिवानी के अंदर, लेकिन ये एक बड़ी वजह रही कि विपक्ष का नेता नहीं है, प्रदेशाध्यक्ष नहीं है, कहीं संगठन नहीं है। तो लोगों के मन में एक बात चल रही थी कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहीं ना कहीं गायब दिख रहा है। नहीं, देखिए, आप अगर कोई किसी प्रकार का क्राइम होता है तो उसको आप पक्ष विपक्ष के नज़रिए से मत देखिए। उसको तो आप एक या तो सामाजिक हिसाब से देखिए, या आप एक उसको सरकार की जो कानून व्यवस्था बनाने की जो उसकी जिम्मेवारी है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। जी। सरकार का और कुछ काम हो ना हो, एक काम यदि कोई है तो वो है लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम। इन दोनों ये इकट्ठे ही हैं वैसे तो। इन चीज़ों पे अंकुश रखने का, इन चीज़ों पे काबू पाने का, और यदि घटना घट भी जाती है तो उसके बाद उसका जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके, और जो भी अपराधी हैं या दोषी हैं उनको कानून के सामने लाया जा सके। तो उसको यदि हम उस नज़रिए से देखें, क्योंकि उसमें सब लोग गए हैं, उसमें पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं है, बहुत लोग गए हैं जिन्होंने अपना वहाँ मत भी रखा है। और सरकार ने इसमें शुरू में बहुत, ना सिर्फ मैं कहूँ कि ढिलाई बरती, बल्कि जिस प्रकार से पुलिस का रवैया था, जो बयान उनकी तरफ से आए, उससे जो ये परिस्थितियां थी, जो ये हाथ से निकलती चली गई, काबू से बाहर हो गई। अगर इसमें शुरू में इस तरह की, जैसे शुरू में कहा गया कि कोई नहीं, लड़की चली गई, आ जाएगी, अब इस तरह की संवेदनहीनता यदि कोई दिखाएगा तो फिर लोगों में एक रोष होना तो स्वाभाविक है ही। एक
शक पैदा हो जाता है कि पुलिस कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है या वाकई में सही मंशा से अपनी कार्रवाई कर रही है। तो बाकी ये ठीक है कि अब उसको सीबीआई को शायद रेफर कर दिया गया है, तो उससे जो लोगों में जो गुस्सा या रोष है उस पर विराम लगेगा और जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा वो सबके सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है हरियाणा के अंदर, उस पर क्या कुछ? नहीं, वही मैंने कहा कि किसी भी सरकार की पहली जिम्मेवारी जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है, क्राइम कंट्रोल करने की। और हरियाणा सरकार, एक तो होता है ना विफल हो जाए जी, विफलता तब होती है जब आप किसी चीज को करने का प्रयास कर रहे हैं और वो आप नहीं कर पा रहे। यहाँ तो कई बार ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा में वो प्रयास भी नहीं करती जी। इतना अजीब सा रवैया है। और उदाहरण के लिए मैं हमेशा वो बताऊंगा, वो जो डीएसपी से जो सोशल मीडिया पे उसको बिठा के वर्दी में जो उससे माफी मंगवाई गई, और एक ऐसे आदमी से जो सरकारी तंत्र में जिसका कोई स्थान नहीं है, वो सिर्फ एक विशिष्ट व्यक्ति का बेटा है, और उस डीएसपी ने जो उसकी ड्यूटी थी उसका निर्वहन किया था, लेकिन वो पार्टी के आकाओं को, सरकार के आकाओं को पसंद नहीं आया और उन्होंने डीएसपी रैंक के ऑफिसर से पब्लिक अपॉलॉजी करवाई और उस व्यक्ति को साथ में बिठा के। तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कौन सी पुलिस फिर आपके लिए मुश्किल समय में, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर को सुलटाने के समय में आपके साथ आके खड़ी होगी? क्योंकि उन्हें तो पता है कि अगर बात थोड़ी 19-21 हो गई तो सरकार तो ना सिर्फ अपना पल्ला झाड़ देगी बल्कि आपको ही सूली पर लटका देगी। तो लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से नहीं संभाला जाता। सरकार का, प्रशासन का एक इकबाल होता है, और उस इकबाल को यदि आप इस तरह से हिला दें तो उसको दोबारा से पुख्ता करना, उसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि एक अविश्वास की परिस्थिति पैदा कर देते हैं आप जी। तो हरियाणा में फिलहाल यही है। ऐसा ही नहीं लगता कि कोई प्रयास हो रहा है इनको रोकने का। घटनाएं घटती हैं और छोटे मोटे बयान दे दिए जाते हैं और उसके बाद उसका लोग भी भूल जाते हैं। और दिलचस्प चीज ये है कि ये 1 या 2 जिलों में नहीं हुआ, अब तो पूरा हरियाणा इसकी लपेट में आ चुका है। यमुनानगर से जींद, जींद से सोनीपत, हिसार, पूरा का पूरा, उधर अब भिवानी भी हो गया। तो ये पूरा का पूरा प्रदेश जो है, और मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा अभी गुड़गांव वगैरह की, वहां तो एक अलग किस्म का ऑर्गेनाइज्ड माफिया जिसको कहते हैं वो एक शक्ल लेना शुरू कर चुका है। हरियाणा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कभी नहीं था, क्राइम था, ऑर्गेनाइज्ड कभी नहीं हो पाया था। लेकिन अब जिस प्रकार से परिस्थितियां बन गई हैं और जिस प्रकार से ये लगता है कि पुलिस प्रशासन की शायद दिलचस्पी नहीं है, तो ये इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ेगी और ये हमारे समाज और प्रदेश के लिए बहुत घातक साबित होगी आने वाले समय में जी। हरियाणा में बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। पिछले दिनों सीईटी हुआ और सरकार ने खूब वाहवाही लूटी और एक सफल आयोजन सरकार मान रही है। एचकेआरएन के तहत भर्तियां हो रही हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बेरोजगारी का और रोजगार प्रदान करने का बीजेपी का फॉर्मूला इतना फर्स्ट क्लास है लोगों को बेवकूफ बनाने का कि मुझे भी उनको दाद देनी पड़ेगी। अब आपने कहा सीईटी की बड़ी तारीफ हो रही है। सीईटी है क्या? सीईटी सिर्फ लाखों युवाओं को एक संदेश देने के लिए है कि तुम्हारा एक बार टेस्ट ले लिया, तुम सरकारी नौकरी के लायक नहीं हो, दफा हो जाओ जी। वो एक एलिमिनेशन का तरीका है, वो सिलेक्शन का तरीका नहीं है। और एचकेआरएन से बड़ा फ्रॉड तो मेरे ख्याल से कोई हो ही नहीं सकता। लोगों को लारा दे के रखा कि एचकेआरएन के माध्यम से, और ये जो एक फजूला सा एक डायलॉग है उनका, बिना खर्ची बिना पर्ची। हाँ, बिना खर्ची बिना पर्ची इसलिए कि आपने आरक्षण खत्म कर दिया एचकेआरएन के माध्यम से। आप शक्ल देख के टिक्का लगाने लग रहे थे वहां पे, और अब ये कह दिया कि 5 साल से कम जितने एचकेआरएन है वो घर जाओ। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना समझ में आए। बीजेपी सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी देने के पक्ष में ही नहीं है। ये तो आप एचकेआरएन और हरियाणा सरकार की बात करें, इन्होंने तो फौज को कच्चे का बना दिया। यदि 3/4 आपका सैनिक कच्चे का होगा, और मैं शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, वो कच्चे का है, वो 4 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल सोल्जर है जी, जिसको एक्स सर्विसमैन नहीं कहा जाएगा, जिसको एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, जिसको शहादत हो जाए तो शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। तो यदि आप ऐसी यदि आपकी सोच है, तो हरियाणा में जो हो रहा है वो तो बहुत छोटी सी चीज है। इन्होंने तो देश की फौज में भी लागू कर दिया वो तो। और बेरोजगारी,
आपने कभी सुना था सरकारी नौकरियां कहीं दी जा रही हों और उनका प्रधानमंत्री स्तर पर या मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रोग्राम करके नौकरियों की चिट्ठियां बांटी जाएं? आमतौर पर अपॉइंटमेंट लेटर आदमी के घर आता था और वो जाके ज्वाइन कर लेता था। लेकिन इवेंट, सिर्फ इवेंट बनाना है। 50,000 नौकरियां नहीं देनी, 500 देके इवेंट बनाना है ताकि ये लगे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। और बेरोजगारी की जो हरियाणा में जो हालत है, वो मेरे कहने की, आपके कहने की बात नहीं है, भारत सरकार का खुद का आंकड़ा है। जिनको हम बड़ी स्टेट्स बोलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर जो है वो हरियाणा की है। बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि अदरवाइज तो कहते हैं कि जो जीडीपी के हिसाब से, जो ग्रोथ के हिसाब से नंबर 2 या नंबर 3 पे है बड़े स्टेट्स में। क्या नंबर 2 और नंबर 3 यदि आप रोजगार नहीं प्रदान कर सकते? आप एनसीआर, आपका करीब करीब 1/3 प्रदेश एनसीआर में पड़ता है और आपके पास नौकरियां ना प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए हैं। सरकार का तो आपने खैर ऐसा लगता है ताला ही लगा दिया उसके ऊपर, और ना कोई प्रयास है। प्रयास हो तो मैं तो भी समझ लूं कि भैया 2-3 साल में कुछ ऐसी चीजें की जा रही हैं जिनका 2-3 साल में असर दिखना शुरू हो जाए। कुछ भी नहीं। एक वो स्किल डेवलपमेंट के नाम से एक फ्लैगशिप प्रोग्राम मोदी जी ने शुरू किया था 2014-15 में। कहां है आज के दिन वो? कहां गए वो स्किल्ड लाखों लाख करोड़ों जो युवा स्किल करके, और जिनको पूरे देश में जिनको नौकरियां मिलनी थी और विदेश में डंका बजना था, कहां है वो स्किल वाले? स्किल डेवलपमेंट का या स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का आज के दिन को जिक्र भी नहीं करता। क्यों? वो जितने भी बने वो सिर्फ सरकारी पैसे की लूट का धंधा बन गए और बंद हो गए। तो बीजेपी एक अलग सोच की पार्टी है और उस सोच में सरकार पे और सरकारी संस्थाओं पे उनकी जकड़ होना तो जरूरी है, लेकिन उन संस्थाओं का तगड़ा होना उनके लिए बिल्कुल कतई जरूरी क्या, उनको कमजोर करना उनका एक ध्येय है। और कच्चे का कर्मचारी रख के सबसे आसान तरीका है किसी भी संस्था को अपने अंगूठे के नीचे रखने का। कहते हैं कि अधिकारी मानते नहीं है, सुनते नहीं है इनकी। नहीं, अधिकारियों से ही तो सरकार चला रहे हैं वो अपने नेताओं की और अपने जो एमएलए और एमपी और जो मंत्री हैं उनकी नहीं सुनते। कार्यकर्ता तो किसी गिनती में ही नहीं है। वो कार्यकर्ताओं के लिए शब्द बड़े अच्छे अच्छे इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी वाले बड़े अच्छी हिंदी बोलते हैं कि हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता। वो बेचारा देवतुल्य कार्यकर्ता तो किसी दफ्तर में घुसने लायक भी नहीं है। तो आपकी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। बीजेपी तो राज ही अफसरों से करती है, क्योंकि उस राज में किसी के साथ भागीदारी नहीं करनी। और बड़ा आसान तरीका है कि आप अपने चहेते जो अफसर हैं उनके माध्यम से राज किए, और अफसर की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। जिम्मेवारी से मतलब जवाबदेही नहीं होती। उसकी जिम्मेवारी सिर्फ अपने इमीडिएट बॉस से या अपने पॉलिटिकल बॉस से है। लोगों से उसकी कोई जवाबदेही उस नाते तो नहीं है। जवाबदेही तो उस बेचारे एमएलए और एमपी की है जिसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास, उसको इन्हीं अफसरों के पास जाना पड़ता है, और वो अफसरों को क्योंकि इतनी बड़ी शय है जी, वो किसी की सुनते नहीं। तो परिस्थितियां जो हैं सो हैं। जी, वोट की अगर बात करें, वोट चोरी की लगातार बातें चल रही हैं। अब पानीपत जिले का एक सरपंच है जो सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आया है। अब बातें ये चल रही हैं लोगों में कि एक केस और चल रहा है विधानसभा का। तारीख भी है 25 अगस्त शायद लगी है। 26 की तारीख 26 तारीख। हाँ। तो क्या लगता है सर आप? नहीं लगता, देखिए हाई कोर्ट अपना काम कर रहा है, हमने पिटिशन फाइल की हुई है, और हमें बस उम्मीद ये है कि जो भी फैसला हो हाई कोर्ट का वो जल्दी आ जाए, क्योंकि इलेक्शन पिटिशन जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, नोटोरियसली डिलेड होते हैं। मतलब जब तक उनका फैसला होता है उसका कोई मायने ही नहीं बचता। तो मुझे लेकिन उम्मीद है कि हमारा जो इलेक्शन पिटिशन है उस पर जो भी फैसला होगा वो जल्दी हो जाएगा। बाकी क्योंकि पिटिशन में है तो उसके मेरिट्स डीमेरिट्स पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। इसमें एक बात और चल रही है सर, कहते हैं कि सामने वाला पढ़ा लिखा है, अच्छा छोड़ेगा नहीं। नहीं, इसमें ये तो कानून की बात है, कोई पढ़े लिखे वाली बात नहीं है इसमें। तो हमारा, बल्कि हमने तो अपनी इलेक्शन पिटिशन भी बहुत छोटी रखी है। 1 पॉइंट की पिटिशन है सिर्फ। हमने सिर्फ 215 जो पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हुए हैं, इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं, सिर्फ उनकी रीवेरिफिकेशन मांगी। हमने तो यह भी नहीं कहा कि हमारी सारी रिकाउंटिंग करवा दो। अदरवाइज 32 वोट इतना छोटा मार्जिन है कि हम उसकी भी रिक्वेस्ट कर सकते थे। क्योंकि जो ये 215 वोट हैं,
इन्हीं को हम आगे बढ़ा के कह सकते थे इसी ग्राउंड पे कि जब 215 की रीवेरिफिकेशन नहीं हुई तो हो सकता है बाकी में भी कुछ हो, तो सारे का रिकाउंट भी हम कह सकते हैं, लेकिन हमने वो भी नहीं कहा। हमने सिर्फ इन 215 इनवैलिड पोस्टल बैलेट्स, तो इसमें ईवीएम भी नहीं है बल्कि हमने सिर्फ पोस्टल बैलेट का रीवेरिफिकेशन हमने मांगा है। 32 वोट एक छोटा आंकड़ा था सर, क्योंकि अगर ज्यादा से हारे तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो दिन कैसे बीता सर? नहीं, ज्यादा से हारो तो बात तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन उसमें ज्यादा दुख नहीं होता। दुख या झटका तब लगता है जब वो हार जीत जो है वो बहुत छोटे जी मार्जिन की हो, और ये छोटा तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। 32 वोट तो इसी तरह से 2009 में मेरे पिताजी ओम प्रकाश चौटाला जी से 621 वोट से आ रहे थे, वो भी एक बहुत पतला मार्जिन था। तो 32 वोट में रती होगी, बहुत ही ज़्यादा छोटा मार्जिन है। तो देखते हैं, हम अपने प्रयास हैं हमारा, कोर्ट का जो फैसला होगा मान्य। देश में भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है सर, राहुल गांधी जी लगातार यात्रा भी निकाल रहे हैं SIR को लेकर, क्या लगता है सच में ही गड़बड़ी है इन चीज़ों में? देखिए, राहुल गांधी जी ने ये बात आज नहीं की है, या हफ्ता पहले नहीं की है, या 7 अगस्त को नहीं की है, ये बात वो बहुत समय से कह रहे हैं। लेकिन खास तौर पे पिछले 2.5-3 महीने से एक उसको उसमें तेजी आई है और एक उसमें बल आया है। सबसे पहली इसकी शुरुआत जो हुई, मैं पिछले 3 महीने की यदि बात करूं, जो राहुल गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था बहुत सारे नेशनल डेलीज में, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उसके लिए कहा था कि किस प्रकार से चुनाव चोरी किया गया है। वो शब्द जो है पहली बार वहां मैंने तो अंग्रेजी का पढ़ा था, हाउ महाराष्ट्र इलेक्शन वाज स्टोलन, कुछ ऐसी हेडलाइन थी उसकी। तो स्टोलन, चोरी, वो शब्द वहां यूज हो चुका है, और वो उसमें उन्होंने 5-6 बिंदु उसमें रखे थे और बहुत सरल भाषा में रखे थे ताकि सबको समझ में आ जाए जी। तो वहां से ये शुरुआत हुई, उसके ऊपर बहुत बयानबाजी हुई। और दिलचस्प चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन बयानबाजी नहीं करता, बीजेपी वाले बयानबाजी करते हैं, जबकि सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है। खैर, लेकिन उसके बाद जो 7 अगस्त को उन्होंने महादेवपुरा में तथ्यों के साथ और इलेक्शन कमीशन का जो रिकॉर्ड है उसको खंगाल के, उसके ऊपर 6 महीने मेहनत करवा के 40-45 या कितने लोग उसके ऊपर रिसर्च उन्होंने की है, उसके बाद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो एक हठ धर्मिता नहीं, एक उद्दंडता पे उतरा हुआ है। मतलब इलेक्शन कमीशन अपने काम को ऐसे छुपा रहा है जैसे वो कोई सीक्रेट एजेंसी हो सरकार की। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए है, लोगों के लिए है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। जितनी पारदर्शिता की दरकार इलेक्शन कमीशन के काम से है, उतनी तो शायद और किसी डिपार्टमेंट से नहीं है जी। लेकिन उनका निरंतर रवैया जो है, हम ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, और सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर झाड़ खा के वही सारी चीजें जो विपक्ष पहले दिन से मांग रहा था वो देने की बात करते हैं। जैसे SIR वाला मुद्दा है, 65 लाख वोट आपने काट दिए, यदि उसकी लिस्ट मांगी जा रही कहते नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं दोगे? अगर नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी पहले एफिडेविट यही दिया था, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, और वो आदेश हालांकि इनसे बात करके किया कि या तो तुम दे दो, नहीं तो हम फिर ऑर्डर दूसरे हिसाब से करेंगे। इसीलिए वो जो ऑर्डर आया वो ये आया कि ऑन इंस्ट्रक्शंस, मतलब बात करके और उसके बाद ये ऑर्डर हम पास कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है। तो अजीब किस्म का अड़ियलपन है कि जिससे स्पष्ट दिखता है कि बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानेश कुमार जी, मतलब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक कोई संवैधानिक पद, जिस पद पे जो बैठा हो उस व्यक्ति की थी, वो तो ऐसे बोल रहे थे जैसे बीजेपी का प्रवक्ता वहां इलेक्शन कमीशन की मेज पे बैठ के बोल रहा हो। उनके बेतुके बयानों की श्रेणी तो लंबी है, मैं एक का उदाहरण दूंगा। और जिस प्रकार से उन्होंने वो बात कही थी फिल्मी अंदाज में, CCTV क्या हम दे देंगे तो हमारी माताओं की, हमारी बहनों की, हमारी बहुओं की। आप क्या बात कर रहे हो यार? आप क्या कहना चाह रहे हो? 45 दिन इलेक्शन पिटिशन यदि फाइल होने का जो समय होता है, मतलब उसमें सब कुछ अवेलेबल है। 45 दिन खत्म होने के बाद उसमें महिलाओं की अस्मिता बीच में आ जाती है। और अस्मिता क्या? सिर्फ यह चेक करना है कि अंदर वोट डालने कौन गया है। उस CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग का मकसद क्या है? यही है कि देर सवेर अगर चेक करने की नौबत आ जाए तो आपको यह पता हो कि वोटिंग जो थी वो ठीक तरीके से हुई थी या नहीं हुई थी। जी। दूसरा,
आप ये जानना चाहते हैं कि ये 5 बजे के बाद जो लाखों वोट डल गई महाराष्ट्र में, जो कि इलेक्शन एजेंट्स पार्टी के कह रहे हैं कि जी ऐसा तो कोई सर्च था ही नहीं कि 5 बजे के बाद कोई लंबी लाइनें लग गई हों, नॉर्मल था जैसा हमेशा होता है, तो उसकी वीडियो मांग रहे हैं, कह रहे नहीं दिखाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है और जो अब तथ्य सामने जिस प्रकार से आने लग रहे हैं, और मैं तो धन्यवाद अनुराग ठाकुर का देना चाहूंगा, वो कोशिश तो कर रहे थे कांग्रेस को घेरने की, लेकिन शायद वो भूल गए कि वो घेर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। और उसमें 2-3 चीजें सामने आई। पहली तो ये, यहां तो कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने रिसर्च करके उन कागजों को खंगाल के एक रिपोर्ट तैयार की, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की। 3 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 5 लोकसभाओं का डेटा के साथ सामने आते हैं और ये कहने की वोट चोरी होगी। तो वोट चोरी होगी तो इलेक्शन कमीशन का सवाल इलेक्शन कमीशन से है, वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है, या वो तृणमूल कांग्रेस से नहीं है, वो सवाल इलेक्शन कमीशन से है। तो ये बात कि इलेक्शन की प्रक्रिया में बहुत कमियां आ चुकी हैं, इलेक्शन का जो आपका इलेक्टोरल रोल है वो बहुत विवादास्पद हो चुका है, और जिस प्रकार से एसआईआर की गई है, इससे तो लगता है खुला खेल है पूरे इलेक्शन को इलेक्शन होने से पहले ही चोरी कर लेने का। तो बहुत बहुत खतरनाक स्थिति है ये जी। ये जो कई लोग कहते हैं ना कि राहुल गांधी जी देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, अरे खतरा आप लोगों ने पैदा कर रखा है, वो तो इस खतरे से लोगों को आगाह करना चाह रहे हैं कि ये खतरा आपके सामने खड़ा है, लोकतंत्री तो है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, उसी को यदि ये इस रास्ते से यदि हड़प लेंगे तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं उसके बाद। जी, हरियाणा का चुनाव भी ऐसे ही निकल गया, आप मानते हैं? हाथ से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और खास तौर पे मैं जो ये अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की धांधली अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ ही कह लीजिए गांव देहात में फिर भी लोग एक दूसरे को जानते हैं। इलेक्शन में जो आपके जो पोलिंग एजेंट्स जो बैठे होते हैं, जो एक आदमी जो आता है, वो करीब ज्यादातर लोगों को पहचान लेते हैं। लेकिन गांव में ये परिस्थिति शायद कभी ना मिले कि एक कमरे के एक फ्लैट में 80 आदमियों की वोट बनी हो और वो वोट डलें और वो गांव में किसी को पता ही ना लगे कि 80 हैं कौन। वो स्थिति शहर में बहुत आसानी से हो सकती है। और हरियाणा में शहरों में जिस प्रकार के नतीजे हैं, जो मार्जिन है, कोई 40,000 की जीत है, कहीं 50,000 की जीत है, और वो यूनिफॉर्म टाइप सा है। यूनिफॉर्म से मेरा मतलब निरंतर कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उस तरह का रिजल्ट है। और उसके अलावा जो अब ये महादेवपुरा वाला जो पूरा किस्सा है, इससे तो अब लगने लग गया कि पहले मैं भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोलता था, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इस प्रकार का आरोप जब तक कोई तथ्य हाथ में ना हो जी, उस तरह से नहीं लगा सकते आप। लेकिन अब तो तथ्यों के साथ बात हो रही है और इलेक्शन कमीशन उससे भागता फिर रहा है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक और बड़ी खूबसूरती थी, सवाल कुछ पूछा जाता था, जवाब कुछ और ही देते थे। वो एक शायद ठाकुरता हैं, प्रणजॉय ठाकुरता, उन्होंने तीन सवाल किए थे, शायद 3 बिंदु थे सवाल के, किसी का जवाब नहीं दिया। एक सवाल तो बल्कि मेरे को अभी भी ध्यान है कि चलिए खैर छोड़िए, उसमें मैं नहीं जाना चाहता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक मिसाल बन गई है कि किस प्रकार से कोई इंस्टीट्यूशन यदि वो बिल्कुल सरकार के सामने नतमस्तक हो जाए तो कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, वो उसका नमूना था जी। टिकट वितरण की अगर बात करें, असली खेल क्या है सर? आईएएस रहते देखा और अब राजनीति में भी झेला है, फर्क क्या है? नहीं, मैं समझा नहीं। टिकट वितरण में आईएएस वाला तो कोई एंगल ही नहीं है उसमें सरकारी नौकरी में होना और उसका तो कोई संबंध नहीं है। बाकी टिकट वितरण देखिए, हम जिस सरलता से सोचते हैं कि राजनीति होती है या हो सकती है, ऐसा नहीं होता, और ऐसा कहीं भी नहीं होता। हमारे परिवार के घर के अंदर नहीं होता। बच्चों का और माँ बाप का भी जो संबंध है उसमें भी बहुत राजनीति चलती रहती है। तो राजनीति, और मैंने क्योंकि कुछ समय मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया था, सिर्फ 3 महीने, ज्यादा नहीं। प्राइवेट सेक्टर में जिस प्रकार की राजनीति चलती है,
तो राजनीति हमारे सबके, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मतलब एक हम कोई भी आयाम हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी प्रोफेशन हो, राजनीति अपने स्तर पे हर जगह पूरी चलती है। और इसी तरह से जो टिकट वितरण है, जो इलेक्शन का जो पूरा सिलसिला है, तो उसमें भी अगर हम ये माने कि कंसिडरेशन सिर्फ ये होती है कि जीतने वाला कैंडिडेट है, वो होती है लेकिन इकलौती नहीं होती। यदि हम सिर्फ ये माने कि जातिगत आधार पर दी जाती है, जाति बहुत बड़ा हिस्सा है उसका निर्धारण करने का, लेकिन इकलौता कारण वो भी नहीं है। परफॉर्मेंस भी इकलौता कारण नहीं है। बहुत बार ऐसे लोग जिनको टिकट नहीं दी जानी चाहिए, परफॉर्मेंस की वजह से उनको दे दी जाती है और फिर वो दोबारा भी जीत जाते हैं। ऐसे लोग जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उनको या तो टिकट नहीं दी जाती या दे दी जाती है तो लोग हरा देते हैं। तो किसका क्या पैमाना है कुछ नहीं पता। और इसको आज के दिन सबसे ज्यादा हरियाणा में बीजेपी की जो सरकार तीसरी बार रिपीट हुई है, ये इसका उदाहरण है जी। उस सरकार को कोई नहीं जितवाना चाहता था, वो फिर भी तीसरी बार सरकार में आ गए। तो टिकट वितरण या उसके तो बहुत कारण हो सकते हैं, बहुत बहुत फैक्टर्स हैं जो उसमें चलते हैं जी। तो राजनीति में जातिगत आंकड़े भी एक जातिगत आंकड़े की अगर बात करें या फिर पैसा, ये भी खेल होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल है जी। देखिए, जाति जो है वो हमारे समाज की सच्चाई है। और किसी भी देश की राजनीति हो, किसी भी देश की, वो उस किसी भी देश की राजनीति जिस समाज से उसकी उत्पत्ति है उससे परे नहीं हो सकती। और जाति हमारे समाज की एक अभिन्न सच्चाई है, मतलब अंतरंग सच्चाई है। तो उससे भागा नहीं जा सकता। तो वो एक कारण तो रहता है, बिल्कुल रहता है। और पैसे का बोलबाला जो आपने कहा, मैं क्योंकि एक ऐसे घर में पैदा हुआ हूं और मैंने राजनीति देखी है, मेरा कभी मन नहीं माना कि पैसे की बहुत भूमिका है इलेक्शन में। लेकिन जब मैं सांसद बन के आया और यहाँ पे जो मैंने और मेरे यार मित्र जो सांसद थे उनसे जो चर्चा की, उनसे जो बातचीत हुई, उसके बाद मुझे ये लगने लगा कि बहुत पैसे का बहुत बोलबाला हो गया है, इलेक्शन में बहुत हो गया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये हमारे प्रदेश में भी अभी तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत व्यापक स्तर पर शुरू हो चुका है, लेकिन हो चुका है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ना सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन का नतीजा इससे बदल सकता है, लोगों की सोच बदली जा सकती है, बल्कि इसलिए भी कि इसमें फिर समाज का सिर्फ एक वर्ग ही है जो इस पूरी एक्सरसाइज में हिस्सेदारी ले सकता है। कमजोर आदमी, भले ही वो कितना निष्ठावान हो, कितना ही मेहनती हो, कितना ही इंटेलिजेंट हो, उसको शायद जगह नहीं मिल पाएगी आगे आगे। बीच में एक सवाल छूट गया सर, आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की थी। प्राइवेट सेक्टर में भी आपने काम किया है, कौन से सेक्टर में काम किया? नहीं, मेरी शुरुआत थी बिल्कुल, उस समय मैं आईएएस का इम्तिहान दे चुका था और मेरे पास, मैं कुछ कर नहीं रहा था। तो हमारे बहुत पारिवारिक संबंध हैं। मिस्टर आर.के. सिंह होते थे, उनकी बल्कि दुर्भाग्यवश अभी 5 दिन पहले ही निधन हुआ उनका, कल उनकी शोक सभा भी थी। आर.के. सिंह हरियाणा के आईएएस ऑफिसर थे, फिर वो आईएएस की नौकरी छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में चले गए थे। तो पहले एमडी थे ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स के। ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स में एक कंपनी होती थी और ये पहला देश का चैनल था जो एनक्रिप्ट हुआ था जी। पहला पेड चैनल जो देश का बना था वो ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स था। तो आर.के. सिंह जी ने मुझे वहाँ ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स में अपने साथ रखा था और मैंने करीब 3-3.5 महीने वहाँ, ये जो टीवी की दुनिया है, खबरों की नहीं जी, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, तो वहाँ मैंने 3-3.5 महीने अपने वहाँ लगाए थे। उसके बाद मेरा उसी दौरान आईएएस में सिलेक्शन हो गया था, तो मेरा वहाँ का सफ़र उतना ही सीमित था जी। एक जातिगत राजनीति है सर, एक जैसे किसान है, तो किसान कितना कुछ फैक्टर करते हैं या फिर सारा ही ये हो जाता है कि नहीं ये मेरे जात के खड़ा है तो इसको वोट करो? देखिए, किसान तो किसान है, लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं उनका प्रयास रहता है कि उसको भी श्रेणियों में बांट दिया जाए। किसान आंदोलन हुआ, पूरा हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान, सारा उसके अंदर लगा हुआ, और उसको जाटों का आंदोलन बना दिया या खालिस्तानियों का बना दिया जी, या देशद्रोहियों की संज्ञा दे दी गई। तो खैर ये सत्ता पक्ष के हथकंडे होते हैं, अपनाते हैं इस तरह के। लेकिन किसान का जो हित है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे देश का किसान एक है,
क्योंकि हर जगह अलग अलग परिस्थितियां हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच सकें कि बिहार और उड़ीसा का जो किसान है उसकी हरियाणा और पंजाब के किसान से आप तुलना कर सकें। दोनों के मुद्दे भी अलग मिलेंगे और उनकी सोच भी अलग मिलेगी। लेकिन उसका वर्गीकरण करना जाति पे, वो बहुत खतरनाक है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको सर छोटू राम का जिक्र करूंगा जी। सर छोटू राम ने जो वो ऐतिहासिक कानून पास किए अपने उस समय में 7-8 साल के कार्यकाल में 1937 से 45 तक, वो पूरे किसान और कमेरे वर्ग के लिए थे। लेकिन प्रयास ये रहता है कि उनको सीमित करके उनको जाटों का नेता बना दो, बड़ा नेता ना रहने दो उसको। किसान तो अहीर भी था, किसान तो गुज्जर भी था, किसान तो सैनी भी था, किसान तो सारी जातियों के थे। लेकिन ऐसे पेश किया जाता है कि सिर्फ समाज का एक वर्ग नहीं, समाज के एक जाति विशेष के लिए जैसे कानून बने हों। तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो राजनीति में करते हैं लोग अपना उल्लू साधने के लिए। जी। कांग्रेस की अगर बात करें तो गुटबाजी की बातें आती हैं सामने। तो कोई अब जैसे संगठन बनेगा तो लगता है जैसे जिला क्षेत्रीय तो बन ही गया है कि इन पे विराम लगेगा, कोई ऐसा नेता आएगा जो सभी को साथ लेकर चलेगा। देखिए, मेरा एक बहुत बड़ा मानना है, ये 12 साल से संगठन को जो बनने नहीं दिया गया, इसका कारण ये था कि उन सब की चौधर बनी रहे। जिनको आप गुट की संज्ञा देते हैं वो बने रहें। क्योंकि देखिए क्या है, यदि जिला स्तर पे संगठन नहीं है, जिला स्तर से मेरा मतलब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक भी आता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आती है, वो सारी चीजें, मतलब पूरा एक तामझाम बनता है। यदि वो नहीं है तो स्वाभाविक सी चीज है, आपका कोई पार्टी का दफ्तर भी नहीं है, क्योंकि दफ्तर को कोई तो चलाएगा, जिम्मेवारी किसकी होगी। जब वो नहीं है तो कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता कहां जाएगा? वो किसी बड़े नेता के घर जाएगा। और घर जब आप जाना शुरू हो जाते हैं तो आप वो धड़े की शक्ल उसकी दिखनी शुरू हो जाती है। तो बड़ी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि जो कांग्रेस का जो संगठन का सृजन जो अब चल रहा है, शुरुआती दिक्कतें आएंगी जी। क्योंकि हरियाणा में ये चीज इतनी घर कर चुकी है कि जो बने हैं शायद उनको भी इससे निकलने में समय लगेगा जी। कि तुमको अब किसी ने बनवाया नहीं है, तुमको कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेवारी दी है और राहुल गांधी के सीधे निर्देशों पे दी गई है। तो उनको इस चीज से निकलने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और उसका लाभ जो है वो आप देख लेंगे आने वाले समय में। बचपन में घर में आपने सत्ता और विपक्ष दोनों की राजनीति देखी है। क्या कभी माता पिता की विचारधारा टकराई है और आपको बीच में आना पड़ा हो? ना, उसमें असल में क्या था, हमको बच्चों को राजनीति से, हम रहते राजनीतिक घर में थे लेकिन राजनीति से दूर रखा गया है। हमेशा ये था कि अपना या तो पढ़ाई लिखाई करो या कोई स्पोर्ट खेल रहे हो तो उसमें बिजी रहो और जो काम है वो रहो। और वैसे भी मैं तो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, मैं ज़्यादा मिलनसार नहीं था उस नाते कि मैं अगर चॉइस साहब बैठे हैं, लोग आए हुए हैं 100 लोग, उनसे मैं जाके मिलूं, वो मैं नहीं करता था। मैं कई बार पर्दे के पीछे खड़ा होकर कुछ सुन लेता था लेकिन मैं सामने कभी नहीं आता था। तो और देखिए, जब आपका बचपन और जवानी जब होती है ना, यदि आपके घर में इतना बड़ा कोई फिगर हो, मेरे पिताजी उस समय बहुत बिल्कुल अपने जवानी के और अपनी राजनीतिक पॉपुलैरिटी जो होती है वो बहुत बिजी थे। हमको तो बल्कि उनको कई बार देखने में भी टाइम लगता था क्योंकि सुबह निकल जाते थे, देर रात से आते थे। तो हमारे लिए तो वो आदर्श थे। तो सवाल जवाब करने का सिलसिला तो बाद में शुरू हुआ है, वो भी शायद जब मैं नौकरी में आ गया, कई मुद्दों पे मैं उनसे तर्क वितर्क में आ जाता था। बट अन्यथा इस तरह से कभी, क्योंकि या तो ये हो ना कि मैं खुद राजनीति में उस नाते इंटरेस्टेड हूं कि भाग लेना चाहूं, तब तो कोई उस तरह का संवाद हो, वैसा था नहीं। हमारे परिवार में आमतौर पर हमारी जो बातें होती हैं वो, ठीक है, राजनीति की बहुत बातें होती हैं जिसमें हमारा ज़्यादा समय इस पर लगता था कि सुने जी, कि किससे क्या बात हुई, कौन क्या कह रहा है, क्या चल रहा है। बहस वाला हिसाब किताब नहीं था उसमें। ज़्यादा बातें होती थी हमारी स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स के बारे में मेरे पिताजी बहुत स्पोर्ट्स के हमेशा से फैन रहे हैं, आज तक बहुत फॉलो करते हैं। बहुत से ज़्यादा युवाओं से उनको आज के दिन भी हमारे खेल जगत में क्या हो रहा है उसकी जानकारी उनको होगी।
सिनेमा के बारे में बातें होती हैं, उसमें जैसे मेरी माँ को बहुत शौक रहा है, मुझे बहुत शौक रहा है, तो वो ठीक है, इस तरह की चर्चाएं होती थी, कोई ज़्यादा गूढ़ राजनीति की चर्चा कभी घर के अंदर उस तरह से नहीं। और वही बात है, सारा दिन आप राजनीति करके आए हो जी। और रात को आप घर आओ, उस समय घर वालों से भी यदि राजनीति की बात करने लगे तो आदमी कहता है छोड़ो यार, अब मेरे को सोने दो। तो उतना नहीं होता था कभी। आईएएस के बाद आप में बदलाव तो बहुत आया सर, नेता के तौर पे, लेकिन कुर्ता पजामा बड़ा नहीं आया। कुर्ता पजामा आपकी ना पसंद की बात है। मैं इन चीज़ों को कभी भी, मैं ना थोड़ा सा, मैं एक चीज़ से सहमत नहीं होता कि आप वो दिखाने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कहूँगा जो आप नहीं हो, जानबूझ के। मैं कुर्ते पजामे में बहुत सहज हूँ। मैंने पूरा जो अपना इलेक्शन एमएलए वाला जो था वो मैंने जून में ही तैयारी उसकी शुरू कर दी थी। तो करीब करीब हमेशा मैं कुर्ता पजामा ही पहन के रखता था, लेकिन वो इसलिए नहीं मैं पहनता था कि मैं देहात में जा रहा हूँ तो मेरे को उन जैसा दिखना चाहिए, मैं इसलिए पहन रहा हूँ। वो मेरा कभी नहीं रहा। मैं दिखावे के लिए कभी ये नहीं करता। हाँ, मैं अब जैसे आपके सामने पैंट कमीज में बैठा हूँ, मैं इसमें सहज हूँ। जीन्स मेरी सबसे पसंदीदा क्या बोलूँ पैंट है। मेरे को फॉर्मल पैंट ज़्यादा पसंद नहीं, जीन्स पसंद है, तो ठीक है। तो उसको मैं कभी उस नाते उस तरह से नहीं देखता, कुर्ता पजामा या पैंट कमीज वाली। जी, तो थोड़े और सीरियस सवालों पे आते हैं सर। हरियाणा की राजनीति में आज असली खिलाड़ी कौन है? जाट, गैर जाट या कोई नया समीकरण? हरियाणा में फिलहाल तो कोई राजनीति हो ही नहीं रही। राजनीति अब आने वाले समय में दोबारा शुरू होगी, क्योंकि अभी तक तो जो राजनीति चल रही थी, जो सोच रहे थे वो बहुत समझदारी से कर रहे थे, वो मुंह की खाए बैठे हैं। और जो राजनीति पर्दे के पीछे से कर रहे थे और वैसे नाउम्मीद थे, वो आज के दिन सरकार में बैठे हैं। तो किसी को ये नहीं समझ में आ रही कि हमने राजनीति जो की उससे हमको कामयाबी मिली नहीं मिली। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें दोबारा, क्योंकि समय होता है एक, खासतौर पर इलेक्शन के नतीजे के बाद, वो तो एक संज्ञा हनीमून पीरियड भी कहा जाता है सरकार के लिए कि पहले 6 महीने तो हनीमून ही होता है, क्योंकि नई नई सरकार बनी होती है, सब उस नाते थोड़ी एक शांति सी होती है। तो वो ठीक है, बाकी राजनीति तो बढ़ेगी अब आगे धीरे धीरे। 2029 में खुद को कहाँ देखते हैं? सीएम उम्मीदवार, एमपी या एआईसीसी का कोई बड़ा पद? 2029 में मैं अपने आप को उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जमात में देखता हूँ जो बीजेपी को केंद्र से और हरियाणा से उनके शासन को बाहर करवाने में अपना योगदान देंगे। मैं आपको 2029 में उस भूमिका में देखता हूँ। राहुल गांधी जी के साथ क्लासमेट रहे हैं आपके राहुल गांधी जी? हाँ, वो 1 साल जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था हमारे ही सब्जेक्ट में, वो 1 साल वहाँ थे, उसके बाद वो विदेश चले गए थे। जी, कुछ रैपिड फायर सवाल है सर, उसके बाद एंड करते हैं। अब तक राजनीति में सबसे बड़ा धोखा किसे मिला? अब तक राजनीति में सबसे बड़ा धोखा किसे मिला है सर? किसे? हाँ, मतलब किससे मिला? किसको? आपको टिकट नहीं देना या कुछ भी, या अच्छे से? राजनीति में धोखा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो अब समझ में आया, यहाँ तो बहुत कम लोग हैं जो सही मायने में आपके हितैषी होते हैं। ज़्यादा जमात तो उन लोगों की होती है जो आपको पीछे से काट रहे होते हैं। तो उसमें अगर आप नाकामयाब रहते हो तो ये आपकी विफलता है। तो उसको मैं उस नाते नहीं देखता कि नुकसान किसने कर दिया। अगर आप उस नुकसान को नहीं रोक पाए तो ये आपकी कमी है, किसी और को दोष देने की कोई बात नहीं है उसमें। आपकी सबसे फेवरेट किताब, फिल्म कौन सी है? ये मुश्किल है भाई, बिकॉज मैं आपको अपनी 5-7 फिल्में बता सकता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिल्में बहुत ही हैं जो मुझे बहुत पसंद, लेकिन 5-7 मैं गिनवा सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ यदि एंटरटेनमेंट की बात करें, उस नाते शोले से ऊपर हिंदुस्तान में कोई पिक्चर नहीं बनी। ठीक है, वो बिल्कुल मेरी बचपन से और आज तक फेवरेट है, और मेरी क्या शायद पूरे देश की फेवरेट है। लेकिन और जो पिक्चरें मुझे बहुत पसंद हैं, एक पिक्चर श्याम बेनेगल की है, जुनून जी, जिसमें 1857 की लड़ाई का बैकग्राउंड के ऊपर एक वो लव स्टोरी है। बहुत खूबसूरत पिक्चर है, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर एक पिक्चर जिसने मेरे को बहुत प्रभावित किया, बचपन में जब मैंने पहली बार देखी थी, मैं 10-11 साल का था, तब मुझे समझ में नहीं आई थी, लेकिन उस पिक्चर के पास मैं बार बार जाता हूँ। वो है साहिब बीबी और गुलाम, मीना कुमारी और गुरुदत्त की पिक्चर है। बहुत ही उत्कृष्ट पिक्चर है।
और एक मुझे पिक्चर बहुत पसंद है, गाइड, देवानंद जी की है। और ये खास तौर पे ना सिर्फ युवा बल्कि जो 40-40 साल के भी जो है ना, जी। ये उनके लिए भी कहना चाहूंगा, अगर आपको देवानंद जी के बारे में कोई शक है ना, उनकी एक्टिंग के बारे में या उनकी काबिलियत के बारे में, गजब, क्योंकि गजब। हो सकता है आपने उनके सिर्फ आखिरी की 20 साल की पिक्चरें देखी हों, आप सिर्फ गाइड देख लीजिए, आपको उसके बाद और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरी एक बहुत पसंदीदा पिक्चर है। और अंग्रेजी में यदि मैं बात करूं तो देखिए, मेरे को बचपन में जब देखनी शुरू की थी तो ये पूरी रॉकी सीरीज मुझे बहुत पसंद थी। सिल्वेस्टर स्टेलोन मेरा फेवरेट होता था, उसका मैं पोस्टर लगा के रखता था। लेकिन हाल फिलहाल मेरी जो बहुत पिक्चर जो मुझे बहुत पसंद है, और शायद उससे बढ़िया परफेक्ट पिक्चर जिसको कहते हैं मेरे अनुसार, शॉशैंक रिडेम्पशन नाम की एक पिक्चर है। ये शायद 90 के दशक में आई थी। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। तो ये सिर्फ मैंने जिक्र किया। बाकी और किताबों का जहाँ तक सवाल है, किताबों का श्रेष्ठ पुस्तक कोई नहीं होती। लिटरेचर का जो खजाना है वो समुंदर के बराबर है। लेकिन अगर आप पूछें ही एक, तो मैं एक हमेशा महाभारत का जिक्र करता हूँ। उसमें सब कुछ है जी। वो जो शोले में धर्मेंद्र का डायलॉग था ना, इसमें इमोशनल है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। तो महाभारत यदि आप मन लगा के पढ़ें, उसमें करीब करीब आपको आपके हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। हर परिस्थिति जो जीवन में आती है उसका कहीं ना कहीं महाभारत में उल्लेख भी मिल जाएगा। और उल्लेख भी क्या, कोई ना कोई प्रकरण मिल जाएगा। और इतने बड़े ग्रंथ का जो सार है वो भगवत गीता है जी। जो कि महाभारत का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में कोई नहीं है। आईएएस वेस्ट पॉलिटिक्स, ज्यादा सुकून कहाँ पे है? आपको आत्मीय शांति तो मिलती है राजनीति में, यदि आप कहीं पहुंच के और लोगों के लिए कुछ कर पाएं। हाँ, निजी तौर पे घर घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, सुखी परिवार वाली जो संज्ञा जिसको दी जाती है, वो तो फिर आईएएस की नौकरी में वो सारी चीजें तो मैं तो शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि जिस दिन आप नौकरी मिल जाती है, आपका भारत सरकार के साथ 35-40 साल का पट्टा बंध जाता है। ये पट्टा नहीं, वो पट्टा, वो जो कागजी पट्टा जो होता है कि आपके जीवन को अब हम सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आने देंगे। सबसे चालाक हरियाणवी नेता कौन है सर आपकी नजर में? यार, ये जो चालाक नेता वाली संज्ञा है ना, ये जब तक आदमी की चल रही हो तभी तक होती है। देश में पिछले कुछ समय से एक व्यक्ति को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। आजकल चाणक्य फेल हो रहा है, तो वो चाणक्य नहीं रहा, या पहले चाणक्य ना होते हुए भी बना रखा था। इसीलिए हरियाणा में यदि आप बात करें तो, और देखिए, राजनीति में चालाकी कोई डीमेरिट नहीं है, चाहिए जी। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था इंग्लिश में, टू बी गुड इज नॉट इनफ टू बी ग्रेट। मतलब सिर्फ आपका अच्छा होना ये बात सुनिश्चित नहीं करेगा कि आप जीवन में बहुत बड़े भी बन जाओगे। तो उसमें वो उसको आप चालाकी की संज्ञा दे लीजिए, या उसको तिकड़म भी कहते हैं कई लोग, तो बहुत लोग रहे होंगे। लेकिन यदि टॉप वालों में बात करें तो भजनलाल जी ने जिस खूबसूरती से इस प्रदेश में अपने अनुसार राजनीति को किया, ढाला, तो मैं कहूँगा वो बहुत निपुण थे उन सारी चीज़ों में। क्योंकि उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनकी खुद की जो कम्युनिटी है वो संख्या के तौर पर तो बहुत छोटी है, लेकिन उन्होंने एक पूरी राजनीति अपनी बनाई। तो जब तक उसमें, अब वो चालाकी शब्द ना कई बार नेगेटिव हो जाता है, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा, लेकिन एक सूझबूझ होती है आदमी की कि फिर भी सबको अपने इर्द गिर्द जोड़ सके, तिकड़म से, अपनी काबिलियत से, या जैसे भी है। तो भजनलाल जी उसमें ज़रूर गिनती में है। बाकी देखिए, सबका अलग अलग क्षेत्र है। हरियाणा के विकास की आप बात करेंगे तो बंसीलाल जी का नाम सबसे ऊपर आएगा जी। राज कैसे करना चाहिए उसकी बात करें तो मेरे हिसाब से चौटाला साहब बिल्कुल ऊपर हैं, क्योंकि ये जो जिन अफसरों का आप जिक्र कर रहे थे जी, इनसे काम कैसे लेना चाहिए। मैं तो उनके यहाँ 2 साल सिरसा में एडीसी रहा हूँ, तो मैंने देखा है, मतलब मुझे पसंद आया कि राज इस तरह से होना चाहिए।
और राज से मेरा मतलब कोई तुगलकी राज या सामंती राज की बात नहीं कर रहा। जो मैं राज का कह रहा हूं ना, एक देखिए, राज लोकतंत्र है या कोई भी तंत्र है, सरकार का इकबाल या एक दबदबा जो है वो एक हद तक अनिवार्य है जी। नहीं तो चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। तो वो मैंने उनमें देखा है। फिर तो इस तरह से हर व्यक्ति का अपना, लोगों की यदि बात करें जननायक के हिसाब से तो देवीलाल जी से बड़ा कोई नहीं हुआ। लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बहुत कारगर थे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो बहुत अच्छे थे, वो एक अलग मुद्दा है बिल्कुल। लेकिन पब्लिक पॉपुलैरिटी जो होती है, मास लीडर जो है, वो आज़ादी के बाद हरियाणा में तो सबसे बड़े देवीलाल जी हुए हैं जी। अदरवाइज इस पूरे इलाके में, हालांकि हरियाणा तो उसका बहुत छोटा हिस्सा है, अब वो मेरा इसलिए कि वो मैं उनका वंशज हूँ इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो रही है वो सर छोटू राम की रही है। हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब, यहाँ के किसानों को एक दरिद्रता से निकालने वाली बात तो है ही, उसके अलावा जो एक राजनीतिक चेतना पैदा की, जिसको फिर आगे हरियाणा के या उत्तर प्रदेश के इन लीडर्स ने उनको आगे बढ़ाया, वो सारी देन उसके जो जनक हैं वो सर छोटू राम रहे हैं जी। तिकड़म की आपने बात की, राजनीति में तिकड़म तो लगते हैं बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी तिकड़म लगा है सर, बातें हो रही हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर उस तिकड़म को मैं नहीं संभाल सकता या समझ सकता, वो नाकामी मेरी है जी। तिकड़म हिस्सा है, मैं नहीं कर पाता क्योंकि शायद वो मेरी प्रवृत्ति में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, राजनीति नौकरी की तरह नहीं है। राजनीति में हर आदमी कंपीट कर रहा है, प्रतिस्पर्धा है जी। और यहां कोई वो नहीं है सीनियरिटी कि आप आज मेरे से 10 साल सीनियर हो गए तो सीनियर ही हो आप मेरे सदा के लिए ना। हो सकता है 10 साल बाद आप मेरे नीचे काम कर रहे हो। ये कोई सरकारी नौकरी एक सीधा रास्ता नहीं है कि आप इससे यहां यूं चलते चले जाएंगे। तो तिकड़म, चालाकी, विवेक, आपकी पॉलिटिकल स्किल, लोगों से या नेताओं से आप किस तरह से बात कर सकते हो। अब कई चीजें ऐसी होती हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, राष्ट्रीय स्तर पे भी कई लोग ऐसे हैं, उनको पार्टियां सिर्फ इसीलिए झेलती हैं या पालती हैं क्योंकि वो चीज कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं जो शायद कोई सम्मानित नेता ना कर पाए जी। तो हर आदमी का अपना एक तरीका या एक खूबी होती है। तो और तिकड़म, चालाकी, ये शब्द जो हैं, इनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये आपके जीवन का हिस्सा है और सिर्फ राजनीति नहीं। जैसे मैंने कहा, राजनीति तो घर में भी है, घर में तिकड़म नहीं लगाते बच्चे जी। अगर उसको अपनी माँ से या बाप से कुछ चाहिए तो या तो तिकड़म लगाएगा या अंग्रेजी में टेंट्रम थ्रो करेगा। टेंट्रम मतलब रोना पिटना करेगा कि मेरे को कुछ दिलवा दो, तो वो तो चलता है। क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे? मेरा संदेश तो यही है कि हरियाणा में जो एका है, जो सामाजिक एकता हमारे यहाँ है, एक भाईचारे की भावना जो हमारे यहाँ रही है, जिसको हमारे यहाँ 36 बिरादरी की संज्ञा दी जाती है, वो बनी रहे। राजनीति अपनी जगह है, उसका बिखराव ना हो। और ख़ास तौर पे युवाओं से मेरा ये अनुरोध है कि उन्हीं को ये आगे चल के संभालना है। समाज का बोझ जो है वो उन्हीं के कंधों पे होगा और हम अपनी तरफ से थोड़ा सा योगदान इसमें, हम जो अपनी सद्भाव यात्रा जो अक्टूबर के महीने से हमने प्रस्तावित की है, उसके माध्यम से भी हम संदेश यही देना चाहेंगे पूरे प्रदेश को। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।